चैप्टर असेसमेंट के केस के अंदर पहला क्वेश्चन जो ये है कि भाई देख, अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो उसे मैंडेटरी होता है फाइल रिटर्न करना, उसे क्या है मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना। सेकंड केस, अगर कोई दूसरा बंदा है, कोई मिस्टर हरी है, उसका क्या है हाउस प्रॉपर्टी है दुबई के अंदर, तो उस केस के अंदर भले ही उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर हो, क्या टोटल इनकम, भले ही उसकी टोटल इनकम क्या हो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर हो, उसे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेनिफिशियल ओनर है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, तो आउटसाइड इंडिया है और ये बेनिफिशियल ओनर है, तो बेसिकली क्या होता है मैंडेटरी रिटर्न ऑफ फाइल इनकम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तेरे को ये बताना इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ओरिजिनल रिटर्न इसने जो फाइल करी है बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, ओरिजिनल रिटर्न क्या कर रखी है बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रखी है, और सब्सिक्वेंटली फिर उसने रिवाइज रिटर्न फाइल करी है। तो इसके अंदर इसका बिफोर बिजनेस लॉस था, तो हमें ये बताना है कि उसे बिफोर बिजनेस लॉस क्लेम कर पाएगा या नहीं। आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि बिफोर बिजनेस लॉस तभी क्लेम कर पाता अगर वो एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मतलब ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहा होता। लेकिन इसने तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, भले ही उसने रिवाइज रिटर्न कर दी हो, क्योंकि रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट करता है ओरिजिनल रिटर्न को, समझ में आता है। लेकिन इसने क्या करा है, अगर उसने टाइम पे फाइल करी होती तब क्लेम कर पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल्ड बिलेटेडली अंडर सेक्शन 109 सबसेक्शन 4 एंड ठीक है, सब बाद में उसने रिवाइज करा बोलो ठीक है, लेकिन द रिवाइज रिटर्न वुड रिप्लेस द बिलेटेड रिटर्न, ना कि ओरिजिनल रिटर्न। यहाँ पे रिवाइज रिटर्न रिप्लेस क्या करेगा बिलेटेड रिटर्न, वो भी इसने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी थी, तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑन द रिवाइज रिटर्न विच रिप्लेस द रिटर्न फाइल बिलेटेड इज नॉट परमिटेड। ठीक है, अगर 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग टाइम पे फाइल कर देता तब क्लेम कर पाता है। इसके अंदर बिलेटेड रिटर्न फाइल करिए तो इसलिए क्लेम नहीं कर पाएगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई ये स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट क्लेम बिफोर द एओ कैन बी मेड ओनली बाय फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न एंड नॉट अदरवाइज। आंसर इज करेक्ट। देख भाई, कुछ भी तेरे को तूने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी ठीक है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन, या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल करी एज पर सेक्शन 139 सेक्शन 5, तो तू बाद में कुछ चेंजेस वगैरह चाहता है या फिर क्लेम वगैरह चाहता है, तो फिर रिवाइज रिटर्न है तेरे पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू तू कर सकता है। ठीक है, तेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, बस रिवाइज रिटर्न का ही बचता है। ठीक है, देयरफॉर द फर्स्ट क्लेम कैन बी मेड बाय द बिफोर ए ओनली बाय फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट का कहना है एक केस के अंदर कि भाई इट वॉज हेल्ड दैट देयर इज नो पावर अवेलेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनेबलिंग द एओ टू अलाउ अ क्लेम मेड बाय द एसएससी एक्सेप्ट बाय वे ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, डायरेक्टर जनरल ने क्या कर रखा है, डायरेक्टर जनरल ने क्या कर रखा है, एक बंदे का अनअकाउंटेड कैश कर लिया, अनअकाउंटेड कैश उसने क्या कर दिया परचेस कर लिया ट्रेड एग्रीमेंट का। अब इस केस के अंदर भाई साहब देख, लेकिन इसने जो वो अनअकाउंटेड कैश किया एज पर सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 के हिसाब से करा भाई देख, जो कि गलत है। क्योंकि देख 131 सबसेक्शन 1 बताऊँ क्या कहता है, वो पावर देता है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस के बारे में, समझ में आ गया। अनअकाउंटेड कैश के बारे में नहीं बताता वो, तो डायरेक्टर जनरल के पास पावर नहीं होती सेक्शन के अंदर का जो 131 सबसेक्शन 1 होता है, इसके पास बस पावर होती है इंक्वायरी और इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करने की रिलेटेड टू एनी इनकम, या फिर कंसील करी या फिर कोई कंसील बाय एनी पर्सन हो गया। ठीक है, इसके पास पावर है फॉर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, कंपेयरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट एंड इशूइंग कमीशन वगैरह कर सकता है। लेकिन इसके पास जो कहना है कि भाई इसके पास अनअकाउंटेड कैश सीज़ करने की पावर नहीं होती इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इसके पास पावर नहीं होती, पहली बात तो ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके पास क्या है कि भाई 132 सबसेक्शन 1 क्या है, एक जो सेक्शन है वो पावर देता है डायरेक्टर जनरल को कि भाई हाँ डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर है कि भाई वो ऑथराइज कर सकता है किसी एडिशनल डायरेक्टर या फिर किसी एडिशनल कमिश्नर या फिर कोई जॉइंट डायरेक्टर या फिर जॉइंट कमिश्नर को, क्या किस लिए, मनी सीज करने के लिए। अगर उसे लगता है कि भाई हाँ रेड पड़ने मतलब फाउंड उसे लगता है कि भाई इसे रेड मारनी है, उसे क्या है कि भाई उसे लगता है कि भाई हमें रीड करनी है, तो इस केस के अंदर डायरेक्टर जनरल कह सकता है 132 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो सर्च वाला जो रेड वाला केस जो सेक्शन है उसे पावर दे सकता है एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर को मनी सीज करने के लिए। समझ में आ गया। उसके पास एक और पावर क्या है, ऑथराइज ऑफिसर को बता एंट्री भी दे सकता है प्रीमाइस के अंदर, भाई घुस जाओ और कैश जितना भी है उसका सीज कर लो अकाउंट कैश, पावर देने का काम उसके पास है। टर्न डाउन बाय डिपार्टमेंट का मतलब एक सिंपल मीनिंग होती है क्या, क्वेश्चन में दिमाग में अगर लिखा हुआ है टर्न डाउन बाय डिपार्टमेंट, इसका मतलब डिपार्टमेंट नॉट सेटिस्फाई द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसएससी। ध्यान रखिए इस वर्ड का मतलब।
अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई एओ के पास पावर है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का, तो फिर इस केस के अंदर जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का पावर है वो तो तू बता देगा कि भाई हाँ पावर है। अगर उसने क्या हुआ, असेसन ने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के हिसाब से, या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी, या रिवाइज रिटर्न, या फिर अपडेटेड, मतलब कुछ भी रिटर्न फाइल नहीं करी। सेकंड पॉइंट ये कि अगर उस बंदे ने क्या करा, सामने वाले ने, हमने रिया वाला नोटिस भेजा था 1 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, और उसने तो भी फाइल नहीं करे, ठीक है, स्पेशल ऑडिट था, उस केस के अंदर भी क्या हो सकता है, बेस्ट जजमेंट हो सकता है। रिया वाला नोटिस भेजा तब और फेल कर गया वो रिटर्न फाइल करने से, तब भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। और एक और केस, अगर तेरे को स्क्रूटनी का केस चल रहा है, उस केस के अंदर भी क्या हो जाएगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट चल रहा है, क्योंकि स्क्रूटनी का नोटिस भेजा कि भाई हमें दो, और तूने क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दी, फेलियर टू कंप्लाई विद द नोटिस इशू अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2, इसके इसके अंदर भी तेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। फिर इसके साथ इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए करवाया जिससे कि तू ये वाला एडिशनल बात भी लिख सके, क्या डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में ये भी लिखना है तेरे को, ठीक है। 145 सबसेक्शन 3 जो इनकम टैक्स है 1961 परमिट द EU टू मेक एन डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ओनली इन 3 केसेस। पहला, अगर एक को लगता है कि भाई इसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह इस एस की वो करेक्ट नहीं है, फिर उसे लगता है कि भाई कंप्लीट नहीं है, तो इसके अंदर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर बेस्ट वो डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर उसे लगता है कि भाई जो उसने अकाउंटिंग मेथड यूज़ किया हुआ है वो रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, तो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट डिस्क्रिशनरी वाला हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर उसे लगता है उसने ICDS का पालन नहीं किया है, तो फिर इस केस के अंदर भी बेस्ट डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। एक पॉइंट आता है रेक्टिफिकेशन वाला, सेक्शन 154, उसकी आवाज़ सुन लियो, वो जो जी मैंने आंसर दिया था ना उसका वॉइस रिकॉर्ड सुन लियो इसके अंदर। अब चैप्टर चल रहा है तेरा अपील एंड रिवीजन, उसके इसके अंदर क्या देखना है तेरे को, देख सबसे पहले बता एसएससी के पास एंटाइटल है कि भाई वो एडिशनल क्लेम रेज कर सकता है बिफोर द आईटेट, एडिशनल मतलब क्लेम रेज कर सकते हैं बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, भले ही उसने रिवाइज रिटर्न फाइल ना कर रखी, तो ध्यान रखियो इवन इफ नो रिटर्न वाज फाइल द एडिशनल क्लेम कैन बी रेज बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। समझ में, मतलब अगर मान के चल रहा है, अगर तेरे को एओ के पास जाना है और रिवाइज रिटर्न अगर तेरे को मतलब कुछ मतलब तेरे को वो करवाना है, क्या कहते हैं, क्लेम वगैरह करवाना है, तो इसके अंदर तो भाई एओ जब भी कर पाएगा जब तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर पाएगा। समझ में आ गया। अगर एओ से रिलेटेड कुछ करना है, क्लेम वगैरह करवाना है, तो उस केस के अंदर तो रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान के चल रही दूसरा केस इसी के अंदर कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्शन है डज नॉट अप्लाई टू एडिशनल क्लेम, अगर तू मेड करता है बिफोर एन अपील ऑफ IT वो बिफोर एन अपील अथॉरिटी, समझ में आ गया, मतलब अपील अथॉरिटी के पास जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, एडिशनल क्लेम तू मांग सकता है, ठीक है, बिना अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखिए, दोनों केस का डिफरेंस समझ रही ध्यान से। ओ के पास जाएगा तो रिवाइज रिटर्न फाइल करेगा, ए को पास नहीं जाएगा, अपील अथॉरिटी के पास जाएगा, तो फिर इस केस के अंदर एडिशनल क्लेम तो अप्लाई के लिए कर सकता है। अब ये पॉइंट स्टेटमेंट से रिगार्डिंग है, लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर कि द हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विद द फैक्चुअल फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय लोअर अथॉरिटी एंड द ट्रिब्यूनल विदाउट एनी वैलिड रीजन। ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, क्यों, क्योंकि भाई जो भी फाइंडिंग फैक्ट जो भी निकालते हैं आईटेट वगैरह, जो भी लोअर अथॉरिटी या फिर ट्रिब्यूनल वगैरह जो निकालते हैं, भाई कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हाई कोर्ट। समझ में आ गया, इसके पास हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है बिना किसी एविडेंस के, बिना कोई मटेरियल के, क्या बिना कोई ग्राउंड के, ये इनके बीच में बिना कोई कॉन्ट्ररी और एविडेंस के, या बिना कोई डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ द फैक्ट एंड प्राइमरी फैक्ट अपॉन विच द कंक्लूजन बेस्ड, ठीक है। इसके अंदर तो क्या है, जो भी फाइंडिंग फैक्ट को है रिकॉर्डेड बाय आईटी कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड बाय द हाई कोर्ट इफ देयर इज नो कॉन्ट्ररी टू द एविडेंस। समझ में आ गया, विदाउट और विदाउट एन एविडेंस और मटेरियल, समझ में आ गया। दोबारा से लाइन सुनना आराम से। द आईटेट क्या है, इट इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी एंड फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट रिकॉर्डेड बाय द आईटेट कैन बी इंटरफेयर विद बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 260 ओनली ऑन द ग्राउंड दैट द सेम वर विदाउट एविडेंस और मटेरियल, मतलब बिना एविडेंस और मटेरियल के उसने क्या करा था, फाइंडिंग फैक्ट जो भी उसने पास करा वो डाल, या फिर कॉन्ट्ररी टू द एविडेंस है, या फिर डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ फैक्ट एंड द प्राइमरी फैक्ट अपॉन विद द कंक्लूजन से भी, मतलब कुछ रिलेशन ही नहीं बनता जो भी उसने फैक्ट है, तब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसके इसके अंदर क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो अब ये वाली लाइन फटाफट से मैं पढ़ रहा हूँ। अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट द हाई कोर्ट हैड सेट असाइड द एक्चुअल
set aside the factual finding of the lower authority and the ITAT without any valid reason. The Apex Court held that the finding of the fact could not be interfered with the High Court without carefully considering the fact on record, the surrounding substances and the material evidence. There is no scope for interference with the factual finding unless the finding as per se without reasons or basis, perverse or contrary to the material on the मतलब contrary to the material on the record जब तक ना हो जब तक वो इंटरफेयर नहीं कर सकता. Hence only if the issues give rise to a substantial question of law. लास्ट में लिखा है इफ द इश्यूज, अगर ये जो इश्यूज है गिव राइज टू सब्सटेंशियल क्वेश्चन लो एंड अपील शेल लाई बिफोर द हाई कोर्ट, तो तुम अपील की जा सकते हो हाई कोर्ट में. ठीक है, तो अपील का क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड हो तो अपील हाई कोर्ट में कर देगा. अगर नहीं कर सकते है ना, ऊपर वाली बात है वो तो लिख ही दी होगी भाई. हाँ, हाई कोर्ट कैन नॉट बी इंटरफेयर विद द फैक्चुअल फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय लोअर अथॉरिटी एंड द ट्रिब्यूनल विदाउट एनी वैलिड रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई एक एसएससी है, एक एसएससी ने क्या कहा कि अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मतलब एसएससी को मिल गया, उसने इसलिए क्या करा 8 लाख की इनकम बढ़ा दी जैसे उसे अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मिला. सेकंड उससे क्या मिला, उसने टीडीएस ने काट रखा था तो उसने क्या करा 3 लाख रुपये से और इनकम बढ़ा दी क्योंकि उसने टीडीएस नहीं काटा था. तो इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है बात की भाई एसएससी ने क्या करा, किसी एग्रीव के कारण है जो उसने करा है, उसने फाइल कर दी अपील किसके रिगार्डिंग, ये अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट था 8 लाख रुपये का, इसके रिगार्डिंग उसने क्या करा सीआईटी अपील थी, उसने क्या कर दिया अपील कर दी. तो इस केस के अंदर मुझे ये बताना कि भाई उसे क्या करना चाहिए, अपील वो रिवीजन अंडर सेक्शन 264 सुप्रीम कोर्ट वाला जो है वहाँ जा सकता है या फिर वो रेक्टिफिकेशन 154 या फिर तो द एओ ये करना चाहिए, एओ के पास जाना चाहिए रेक्टिफिकेशन 154 सबसेक्शन रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 करने के लिए, या फिर 264 के अंदर जाना चाहिए. हम यहाँ आंसर आ जाएगा कि भाई 264 के अंदर क्या होता है, टोटल मर्जर अप्लाई होता है. टोटल मर्जर का मतलब समझ रहा है कि भाई साहब अगर तूने कहीं अपील फाइल कर दी सीआईटी अपील वगैरह के पास, मतलब एक रिलीफ के लिए तूने अगर कहीं तूने फाइल कर दी तो तू दूसरी रिलीफ के लिए क्या कर सकता है, फाइल नहीं कर सकता फिर 264 के अंदर, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है टोटल मर्जर का फाइल आता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी क्या कर रखा है इस केस के अंदर 264 के अंदर ये इसलिए अपील नहीं वो रिवाइज़ इसलिए नहीं करवाया जा सकता, रिवाइज़ के लिए नहीं जा सकता, रिवाइज़ के लिए इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इसने ऑलरेडी क्या कर रखा है सीआईटी अपील के पास अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट के लिए जो गिरीफ था उससे उस कंटेक्स्ट में क्या कर रखा है सीआईटी अपील के पास क्या कर रखा है अपील फाइल कर रखी है. तो इसलिए वो चाहे तो भी कि भाई मैं 3 लाख रुपए के लिए चला जाता हूँ, मेरा टीडीएस गलत काटा है 264 के अंदर, तो वो नहीं जा सकता इस केस के अंदर क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर अप्लाई होता है सेक्शन 264 के अंदर. लेकिन सेक्शन 154 के अंदर पार्शियल मर्जर अप्लाई हो सकता है, वहाँ पे जा सकता है. ठीक है, क्योंकि भले ही तेरा पहला मैटर जो है सीआईटी अपील के पास हो लेकिन दूसरा पेंडिंग तो खाली है ना, तो इस केस के अंदर क्या है वो वाला है केस, वो 3 लाख वाला जो टीडीएस इस पर नहीं कटा है, तो इस केस के अंदर तो रेक्टिफिकेशन 154 के अंदर तू जा सकता है क्योंकि वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर लग रहा है सेक्शन नंबर 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन के अंदर. समझ में आ गया? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई देख पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्सनस के होता है, पर्सनस के अंदर भी रिलेशनशिप होता है बिटवीन. ठीक है, और ये जो पर्सन होते हैं कैन नॉट ओनली नेचुरल पर्सन, मतलब कैन नॉट का मतलब कनोट CONNOTE. ठीक है, मतलब ओनली नेचुरल पर्सन ही पर्सन एंट्री होते हैं. मतलब सिंस सम ऑफ द पार्टनर्स आर अदर फर्म्स द असेसमेंट कैन नॉट बी कैरी आउट एज अ फर्म एज पर द सुप्रीम कोर्ट. समझ में आ गया? मतलब देख contention of the CIT appeal that a firm cannot be a partner of another firm is therefore correct. खुद सोच, जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मतलब पार्टनरशिप कैसे बनती है, पर्सन से ही तो बनती है. कौन से? नेचुरल पर्सन. तो ये कह रहा है इस केस के अंदर कि भाई जो फर्म है वो दूसरी फर्म के अंदर पार्टनर है. फर्म किसी दूसरे फर्म के अंदर पार्टनर कैसे हो जाएगी? पार्टनर जो फर्म जो बनती है वो ग्रुप ऑफ पार्टनर बनता है, वो भी नेचुरल पर्सन से. फर्म किसी दूसरे अनदर फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकती है. तो यहाँ पे जो कंटेंशन जो सीआईटी अपील का है वो करेक्ट है. द पावर ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आर को टर्मिनस विद दोज of the AO and the appellate authority can do what the AO ought to have been done and also direct him to do what he had failed to do. If the AO had erred in calculating the status of the SSC as a firm, it could not be said that the said appeal had no jurisdiction to go into issue. The appeal was in the continuation of the original proceeding unless later was placed upon the power of the appellate authority by SSC. The appellate authority could exercise all the power of originally. The High Court thus held that the power to change the status of the SSC is available to the assessing authority, and when it is not used by him, the appeal authority is empowered to use the power and change the status. The court relying on a full bench decision of the Madras High Court in the state of Tamil Nadu versus Arumugam and Company Limited. ठीक है, accordingly applying the rationale of the Madras, ठीक है, has the power to change the status of the SSC. समझ में आया?
अब स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उसके अंदर बताना करेक्ट है या नहीं, ठीक है। अब वेयर देर आर टू इरिकन्सिलेशन रीजन ऑफ टू बेंचेस ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट द रीजन विद मोर डिटेल डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट शैल प्रिवेल। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि व्हेन देयर आर टू इरिकन्सिलेशन रीजन टू बेंचेस ऑफ सिमिलर strength of the Supreme Court, the decision later in time shall prevail. The decision later in time shall prevail. सेकेंड पॉइंट ये, लोअर अथॉरिटी में डिविएट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट विद इन हुज डायरेक्शन दे फंक्शन ओनलीनेस, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। लोअर अथॉरिटी कैन नॉट पास ऑर्डर विच आर इनकन्सिस्टेंट विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट विद इन हुज डायरेक्शन दे फंक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये, लोअर कोर्ट आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल इज द जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट एज पर द इनकोरियम, दैट इज विदाउट रेफरिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन नॉट बी इग्नोर बाय द लोअर कोर्ट थो सच जजमेंट एज पर इन अक्रम, दैट इज विदाउट रेफरिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। फर्स्ट पॉइंट अब ये है कि भाई द रेशो डिसेंडिंग, मतलब द रेशनल फॉर अ डिसीजन डिसाइडिंग अ केस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज एब्सोल्युटली बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट tribunal and authority. However, the lower court tribunal and authority are not bound by the additional remark or things said by the way of the Supreme Court decision. Incorrect. Not only the rationale for deciding a case, but also additional observation, remarks and opinion given while deciding a case of the Supreme Court are binding on all the court. मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ जो एडिशनल ऑब्जर्वेशन, रिमार्क, ओपनिंग, गिवन जो भी वो देता है, जो भी रैशनल उसके रीज़न होते हैं, सबके बाइंडिंग होती है, सब चीज़ मतलब बाइंडिंग होती है सब कोर्ट्स पर। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये है कि भाई एक रिवाइजन ऑर्डर के लिए कमिश्नर ने क्या करा, रिवाइज ऑर्डर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड अंडर सेक्शन 133A, मतलब उससे जो इन्फॉर्मेशन पता लगी, थ्रू किसके पता लगी, TDS वो 133 का जो सर्वे होता है ना, उसके थ्रू कलेक्टेड हुई इन्फॉर्मेशन, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया उसने 263 का ऑर्डर पास कर दिया, जो कि गलत है, विच वॉज टोटली अनरिलेटेड एंड इररेलेवेंट टू द इशू साउट टू बी रिवाइज इन द फर्स्ट नोटिस। समझ में आ गया? तो इसके अंदर वो ऐसे रिवाइज नोटिस नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ विच इज मैटेरियली कलेक्टेड अंडर सेक्शन 133A, ठीक है। तो accordingly the material on the basis of which the second notice was issued could not be said to be record available at the time of examination as a, क्योंकि उसे थोड़ी ना मिला है, सामने वाले ने TDS सर्वे करा, तो वो मतलब जो TDS रीजन है उससे जो सर्वे करा उसके हिसाब से है, तो इसलिए फिर ये वाइज नहीं कर सकता।